हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 141 का चैप्टर नंबर 4 स्वराज। इससे पहले कि तीनों चैप्टर्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगी, उससे आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ आपको प्रॉपरली मिल जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्वराज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है स्वराज क्या होता है, पॉलिटिकल स्वराज क्या है, इकोनॉमिक स्वराज क्या होता है। अब इकोनॉमिक स्वराज के अंदर 4 पार्ट्स बताया गया है। एक है विलेज डिसेंट्रलाइजेशन, स्वदेशी एंड खादी। मतलब इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक स्वराज हम बना सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है एग्ज़ाम में, एक बार आप चेक कर लीजिए तो आपको समझ आएगा। देखिए, इसमें अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 में व्हाट इज़ इकोनॉमिक स्वराज पूछा गया था। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एक शॉर्ट नोट में ट्रस्टीशिप इसी का टॉपिक है। इकोनॉमिक स्वराज का एक टॉपिक है ट्रस्टीशिप। देखिए यहाँ पर, तो अगर ये इसका एक टॉपिक पूछ रहा है, इसका मतलब इसके छोटे छोटे टॉपिक जैसे ब्रेड लेबर हो गया, विलेज डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी एंड खादी, ये सब भी पूछ सकता है। तो हम धीरे धीरे हर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, इसका मैंने साइड में एक्सप्लेनेशन भी बनाया हुआ है ताकि आपको आसान पड़े। तो मैं एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ये बेसिकली चैप्टर किस बारे में है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। इसको बताने का क्या मतलब, स्वामी दयानंदा एंड स्वामी विवेकानंदा अवोक द इंडियंस प्राइड इन इट्स ओन आइडेंटिटी। दे एस्पाउस्ड द वेदास एंड द ग्रेटनेस ऑफ द इंडियन पास्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि 19th सेंचुरी में बेसिकली नेशनल आइडेंटिटी और कल्चर नेशनलिज्म डेवलप करना था, तो उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब शुरुआत की 1885 में। तो ये तो बस ऐसे ही बताया गया है। मेन चीज़ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे कि गांधी अंडरलाइन द नीड्स to bridge the gulf between the cities and the villages, educated and uneducated not under the colonial influence but through the awakening of the efforts of the Indian themselves। इसका मतलब है गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, और जो सिटीज़ में लोग रहते हैं और जो विलेजेस में लोग रहते हैं, उनके बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है, उस गैप को फिलअप करने के लिए वो चाहते थे कि एक ब्रिज क्रिएट की जाए। अब वैसा ब्रिज नहीं जिसपे हम बाइसिकल और मोटरसाइकिल चलाते, वो वाला ब्रिज नहीं, मतलब एक ऐसा ब्रिज, बेसिकली आप कह सकते हो एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, हम लोगों को जो विलेजेस वाले हैं अनएजुकेटेड, उनके एजुकेट करें ताकि वो भी इनके बराबर तक बन पाए। ठीक है, तभी वो बोले कि तभी इंडिया स्वराज बन पाएगा। उनके बोलने का मतलब है, देखो गांधी जी जो थे वो इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस नहीं बोलते थे, वो अपने वर्ड्स में उसे स्वराज कहते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक फॉरेन वर्ड मानते थे और इसलिए उसका यूज़ वो नहीं करते थे। जैसे आप देख सकते हो लिखा है यहाँ पे, गांधी प्रोपिगेटेड द स्पिरिट ऑफ स्वराज यूजिंग दिस वर्ड इंस्टेड ऑफ द इंग्लिश वर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम एक इंग्लिश वर्ड है, उसका इस्तेमाल ना करते हुए हम सिर्फ स्वराज का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो स्वराज का मतलब आप समझ चुके हैं, दिस इज़ नोन एज दी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट हम उसे स्वराज ही पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, एग्जाम्स में आपको हमेशा स्वराज अगर लिखा है तो उसी का वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ आ गया कि गांधी जी चाहते थे कि आगे हमारा जो नेशन है, अगर वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है तो उसे एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड सिटीज़ और विलेजेस के बीच में एक ब्रिज बनानी होगी जिसके थ्रू डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो ब्रिज फोर्सफुली, मतलब जो कॉलोनियल रूल है उनके इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। वो खुद से इंसान को दिमाग होना चाहिए कि उसे ऐसा करना है, तभी वो कर पाएगा, तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा इंडिया, ऐसा उनका मानना था। तो ये इंट्रोडक्शन है। और गांधी एक कलेक्टिवली एफर्ट्स चाहते थे ताकि तभी देखो गांधी जी ने कहा कि एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा इंडिया को, अगर उसके ट्रेडिशंस और एसेंशियल रिफॉर्म्स मतलब करने में। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म बेसिकली क्या है, वो चाहते थे कि सभी लोग मिलकर एफर्ट्स लगाएं तभी जाके चीज़ें कुछ सुधरेंगी। ठीक, तो ये तो गया इंट्रोडक्शन। आपको आई होप कुछ चीज़ समझ आ गई होंगी कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज बेसिकली क्या है, और स्वराज एज सेल्फ रूल। ठीक है, स्वराज एक सेल्फ कंट्रोल कैसे है उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ स्वराज क्या क्या है। स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल। ठीक, अब शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्वराज।
अक्सर इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ हम वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर उसने पूछा स्वराज क्या है, तो आप स्वराज के साथ साथ उसके कुछ जैसे पॉलिटिकल स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज और गांधी जी वो क्या चाहते थे, उन सबको मिक्स करके आंसर बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतना ही आंसर है स्वराज का, तो इतना तो लिख के नहीं आ सकते, हमें ज़्यादा लिखना है, तो उसके लिए आप बाकी जो पॉइंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्वराज के बारे में क्या बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज हैज़ बीन गिवन इंपॉर्टेंस इन द गांधी स्पिरिचुअल पॉलिटिकल। वो कहते थे कि फ्रीक्वेंट एस्पाउस्ड इन हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। बेसिकली क्या है, गांधी जी कहीं भी लेक्चर देते थे, कहीं भी कुछ लिखते थे, तो उसमें उनका ये स्वराज का जिक्र होता ही होता था, ठीक है। वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं उनके राइटिंग्स में, उनके स्पीचेस में स्वराज टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। जैसे वो कहीं लेक्चर दे रहे तब भी, और कहीं लिख रहे हैं कुछ तब भी, ठीक, ये बताया गया इसमें। He used the word स्वराज to reawaken the spirit of the Indian people। ठीक है, उन्होंने वर्ड जो स्वराज है यूज़ किया ताकि इंसान जो है, हमारे इंडिया का जो हर एक इंसान है, वो समझ पाए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। उनके अंदर की जो इंसानियत, यानी कह सकते हो कि भारतीय जगाने की कोशिश की, ठीक है। वैदिक वर्ड, एक वैदिक वर्ड है स्वराज, एक वैदिक वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है सेल्फ रूल एंड सेल्फ रेसिस्टेंस, मतलब खुद को कंट्रोल करना, ठीक है, और खुद को कंट्रोल करना और खुद को रूल भी करना, ठीक। वो देखो गांधी जी का मतलब क्या है इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि इंडिया तभी स्वराज हो पाएगा जब हर एक इंसान अपने में स्वराज होगा। मतलब इंडिया तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा जब हर एक इंसान खुद में इंडिपेंडेंट हो। अब इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि मान लो नेशन अगर खाली इंडिपेंडेंट होगा तो 0.5% 0.5 होगा, ठीक है, और एक इंसान अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो 0.5। अब ये दोनों जब मिलेंगे तब जाके ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस कहलाएगा। ये छोटा सा एक पिक्चर से आप समझ सकते हो कि खाली इंडिया इंडिपेंडेंट होने का मतलब है पूरा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, जब तक कि इंसान उसके इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक। अब ये सेल्फ रूल, सेल्फ इंडिपेंडेंस क्या है उसको समझते हैं। कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स हैं, उनका समझना है मीनिंग आपने। सेल्फ रूल का मतलब इंडिपेंडेंस होगा, ट्रुथ मतलब सत्य बोलेंगे, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है। ये वर्ड्स का यूज़ करना है आपने ब्रैकेट वाले वर्ड्स का यूज़ करना है। आगे बात करेंगे पॉलिटिकल स्वराज। पॉलिटिकल स्वराज क्या होता है, देखो पॉलिटिक्स जो होती है उसे हम पॉलिटिकल स्वराज कहेंगे, जिसमें लोग नेता वगैरह बनते हैं, ठीक है, और कहीं के रूल बनाते हैं, कहीं का लॉज बनाते हैं, तो ये उसमें इंडिपेंडेंसी कैसे होगी, ये चीज़ बात कर रहा है। द एसेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वॉज द पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। देखो गांधी जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल स्वराज के लिए इंसान, मतलब ह्यूमंस जो है, जो पब्लिक है, उनके पास पावर होनी चाहिए, ना कि कुछ गिने चुने लोग। पब्लिक के पास पावर होगी तभी वो इंडिपेंडेंस कहलाएगा, ठीक है, एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्वराज होगा। गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द अब्राहम। अब गांधी कहीं भी कोई ना कोई तो मेंटर रहे होंगे, मतलब कहीं से इंस्पिरेशन लिया होगा, तो इम्प्रेस हो गए थे जब अब्राहम लिंकन के कॉन्सेप्ट से, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो कहते थे द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसा मैंने बताया, यहाँ से इसको रट्टा मार लीजिए आप चाहें तो, ठीक है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है, जो हम गवर्नमेंट बना रहे हैं वो पीपल के थ्रू बनना चाहिए और पीपल के लिए ही बनना चाहिए, ठीक है। मतलब लोगों के थ्रू बने, लोगों के थ्रू हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स को चूज़ करें, और किसके लिए, लोगों के लिए चूज़ कर रहे हैं ना, मतलब लोग ही अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। तो ये बात उनको पसंद आई, किनको, गांधी जी को, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ तक, ठीक है। वो कहते थे कि ये वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ही बिलीव दैट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द मेजॉरिटी, द पीपल शुड बी असर्टेन्ड थ्रू एडल्ट सफरेज। देखो जो मैंने मार्किंग किया ना, आप इन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिखना ज़रूर, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सब को आप थोड़ा थोड़ा समझ लोगे तो आपको स्टोरी अगर समझ आई तो अपने हिसाब से उसको लेके चल सकते हो। अब क्या है कि कह रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो मेजॉरिटी के ऊपर बननी चाहिए, और जो जितने भी एडल्ट लोग हैं वो उस पर वोटिंग करनी चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर मतलब
गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉर्म बाय वायलेंस, एक और चीज़ वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट वायलेंस से बनी है कैन नेवर बी स्वराज, ठीक है। मतलब किसी वायलेंस से अगर कोई बना है गवर्नमेंट तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। जो ट्रू स्वराज है वो रिलाई करता है, मतलब वो डिपेंड करता है ट्रुथ पर यानी सच्चाई पर, अहिंसा पर यानी मैंने बताया नॉन वायलेंस पर, स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान से शुरू होती है वो सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन, और धीरे धीरे एक पूरे सोसाइटी और धीरे धीरे पूरे नेशन तक फैलती है। मतलब इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट बनना है ना तो एक छोटे से मतलब इंसान, शुरुआत अगर वहीं से होगी, वहाँ से इसकी इंडिपेंडेंस होगी, फिर करते करते फैलेगी, फिर हर छोटे छोटे जगह से, सोसाइटी से, स्टेट से करते करते पूरे इंडिया तक इंडिपेंडेंस तब जाके फैलेगी, तब जाके स्वराज होगा, ठीक है। और उनके बोलने का एक और मतलब था कि गवर्नमेंट बनने के लिए मेजॉरिटी की विल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लेके आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, ठीक, इन्होंने कहा। नेक्स्ट, अब गांधी जी ने कहा कि चलो डेमोक्रेसी तो हो जाएगी पर इंडिपेंडेंस के लिए हमें छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो गांधी बेसिकली उन्होंने बिल्ड किया एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, मतलब एकदम छोटे छोटे लेवल से, जिसमें द सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो रियल स्वराज है, मतलब शुरुआत होगी मासेस से, यानी अगर एक छोटे जगह से जहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ से शुरू होते 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 पूरा फैलेगी, तब जाके ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये काम में आएगी, ठीक है, ये तब जाके बनेगी और पॉलिटिकल स्वराज तब बनेगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनके जो पावर और डिग्निटी है ये बराबर से, मतलब अक्सर क्या होता है कि अगर मेजॉरिटी से चीज़ें नहीं हो तो लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी से रहेगी, लोगों के थ्रू होगी तो लोग उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा, ठीक है, वो ऐसा कहने लगे। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज मतलब इकोनॉमिक समझ लो पैसे की बात हो रही है, ठीक है। अब कोई इंसान किसी के ऊपर डिपेंड रहे पैसे के लिए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक दो इंसान है तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर लोग हैं डिपेंड किसी के ऊपर, मनी के ऊपर, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम तब हो सकती है अगर वो गलती से कभी मनी देना, मतलब अगर वो मनी देने में सक्षम नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है उससे। तो बेसिकली इकोनॉमिक स्वराज का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर पैसे के लिए डिपेंड होना, उससे फ्री होना, ठीक है, उसे इकोनॉमिक स्वराज कहते हैं। गांधी बिलीव करते थे द इंडिया हैड लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल ड्यू टू लूजिंग द कंट्रोल ओवर इट्स इकोनॉमी। वो देखो, गांधी जी कहे कि इंसान, मतलब हमारे जो इंडियंस हैं, उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल कंट्रोल तब खोया है जब उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल खोई। मतलब वो जब धीरे धीरे डिपेंड होने लगे पैसे को लेकर, किस पर, ब्रिटिशर्स पर, तो ब्रिटिशर्स ने उसी का इस्तेमाल करते करते पॉलिटिकल में अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि वाई वॉज इंडिया लॉस्ट, वाई वॉज इट लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंडिया लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल बिकॉज इट लॉस्ट द कंट्रोल ओवर इट्स इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, पॉलिटिकल फ्रीडम विल नॉट वर्क विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तब तक नहीं काम करेगा जब तक आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम ना हो। मतलब आप इकोनॉमिक फ्रीडम, आप फ्री हो तब आप खुद से कुछ पॉलिटिकल काम कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी के पॉलिटिकल स्वराज वुड नॉट वर्क, तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इकोनॉमिक स्वराज नहीं लाएंगे। और गांधी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, पॉलिटिकल स्वराज के लिए इकोनॉमिक स्वराज ज़रूरी है, तभी ये चीज़ हो पाएगी। अब इकोनॉमिक स्वराज के लिए कुछ पॉइंट्स है उसे हमें समझना है, जैसे कि विलेज डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद स्वदेशी एंड खादी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रस्टशिप, ब्रेड एंड लेबर। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। Now Gandhi saw each village as a self-reliant unit. Self-reliant का मतलब है independent to meet own needs. मतलब हर एक जो विलेज है वो खुद से ही खुद की नीड्स को पूरा कर सकता है अगर वो चाहे तो। गांधी ऐसा देखते थे, यानी एक छोटे छोटे जो गांव होती हैं वो गांव जो है अपना काम अगर करें ढंग से तो वो इंडिपेंडेंट हो सकती है। अब कैसे? इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, जैसे मतलब छोटा मोटा काम भी अगर वो शुरू करे तब हो सकती है। तो यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा लिखा हुआ है इस पूरे को कि गांधी सपोर्ट करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, आप कह सकते हो होम रन, जो आजकल बहुत लोग नहीं करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं कि
मतलब जो छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पॉटरी का बिजनेस हो गया, कुछ लोग वही देखो जो आज की जनरेशन कर रही है ना, वही गांधी जी बहुत पहले भी बोल रहे थे। बहुत पहले वो वही बोल रहे थे जो आज की जनरेशन अब जाके फॉलो कर रही है, जिसमें वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स, छोटे छोटे कंपनी, मतलब शुरुआत, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज़ जो बात हो रही है ना, वो तब से ही बोली जा रही थी। बट उस समय लोग उतना दिमाग में नहीं लिए। बट आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी दुनिया वही करने में लगी है। वो चाहती है कि उसका खुद का कुछ हो, जिसकी वजह से उसे जॉब ना करना पड़े, क्योंकि जॉब एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, गुलामी है, इसलिए। और यही गांधी जी उस समय बोलते थे और उसी चीज़ को समझाया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चाहते थे कि सभी विलेजेस कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज़ चलाएं। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें है, एक मिनट। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे मैंने बता दिया आपको, पॉटरी हो गई, सोप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब आज देख रहे हो आप यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे यही सब चीज़ें धीरे धीरे चलते चलते बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस पे लेके चल रहे हैं लोग। क्यों बड़े बड़े जॉब्स छोड़ के एक अपना ठेला खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कार्ट खोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पानी पूरी की दुकान खोल रहे हैं, चाट की दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से चीज़ें शुरुआत होगी, आगे जाके बड़ी हो जाएगी। तो शुरुआत स्मॉल स्केल से करनी है। तो वही वो कहे गांधी जी कि हर एक विलेज जो है, हर एक गांव जो है, वो शुरुआत कर सकता है और धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बन सकता है, ठीक है। He wanted to carry the production units to the home of the masses, particularly in the villages. Cottage and village industries help increasing the employment. उन्होंने कहा कि जो छोटे मोटे बिजनेसेस अगर स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे लोग फिर काम करेंगे, तो उससे जो छोटे मोटे और लोग हैं उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें चलेंगी भी, और कोई मतलब भूखा नहीं सोएगा, ये बात। तो लार्ज की इंडस्ट्रीज़ में ना जाते हुए वो चाहते थे कि हर एक विलेज अपना अपना कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करे, ठीक है। कुछ कपड़े बनाए, ये करे, वो करे। दीज इंडस्ट्रीज इंक्रीज द इनकम ऑफ द विलेजेस। वो धीरे धीरे विलेज में पैसा आएगा, फिर उसमें सेटिस्फाइंग, मतलब उनके बेसिक नीड्स पूरी होंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी, दिस वुड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी। ये गरीबी को हटाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट को भी हटा देगा विलेज से, और उसके साथ साथ उन्हें सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक बना देगा। मतलब कि बेसिकली पैसे पर उन्हें किसी और जगह पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये मान लो एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे गाय हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो गांव है ना, वो सोचता है कि वो गरीब है, उसे किसी से उधार लेने की ज़रूरत है अपने काम कराने के लिए। पर अगर वो ध्यान से देखे तो, और उसके पास इतने सारे गाय हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि एक मिल्क फैक्ट्री खोल दे, ठीक है। उससे क्या है कि वो चीज़ों को मतलब बेचे, वहाँ से मिल्क बेचे, वहाँ से पनीर, दही, ये सब चीज़ें अगर बेचना शुरू करे तो एक विलेज एक बहुत मतलब अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है, और उसमें उसके फिर प्रॉब्लम्स उसको इनकम का बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ वो कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है स्वदेशी एंड खादी। जो गांधी थे वो स्वदेशी को मतलब क्या मानते थे? गांधी स्वदेशी डिड नॉट इम्प्लाई रिजेक्शन फॉर ऑल द फॉरेन गुड्स just because they are foreigners, and to go on wasting national time and money in the production of the manufacturers of one's country for which it is not suited. This would be wrong and against the स्वदेशी spirit. उनके बोलने का क्या मतलब है कि गांधी जी जो बोले कि स्वदेशी बनना है, उनका मतलब ये नहीं था कि हमें जो फॉरेन गुड्स को एकदम मतलब बंदी कर देना है, बट हाँ जितना हो सकता है हम उसको खुद बनाएं, वो ऐसा चाहते थे, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? चरखा से, ठीक है। गांधी ने जो खादी बनाया था, खादी की शुरुआत की थी, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी है। ये चीज़ आपने लिखनी है। खादी बेसिकली सिंबल ऑफ यूनिटी है और चरखा बेसिकली सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस है, ठीक है। मतलब हम बिना वायलेंस किए अपनी चीज़ों को क्रिएट करेंगे। फॉर गांधी द खादी वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन द इंडियंस ह्यूमैनिटी ऑफ दिस इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड स्वराज. He believed that the development of खादी industry would save millions of people from hunger and poverty. उनका मतलब, उनका बिलीफ ये था कि खादी इंडस्ट्री जब शुरुआत होगी तो जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो उन्हें पैसे मिलेंगे तो उनकी जो भूख है वो पूरी होगी, पॉवर्टी, गरीबी चली जाएगी, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होगी, ठीक है। और वो चरखा जो है जिसके थ्रू बनाते थे वो कपड़े, धागा, वो चरखा को कंसीडर करते थे एक सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अक्सर गांधी जी के साथ अब उनका चरखा भी था, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है
नॉन वायलेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्वराज थ्रू स्पिनिंग, इनकी ये स्लोगन थी गांधी जी की। ठीक है, मतलब हम जीतेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे थ्रू चरखा। अब चरखा से क्या मतलब है आप समझ चुके हो। ठीक है, बिना वायलेंस किए अपनी चीज़ों को यूज़ करना, खुद के लिए चीज़ें बनाना, ये चीज़ है। अब ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप बेसिकली क्या है, देखिए गांधी जी तो जो थे वो अगेंस्ट थे द आइडिया ऑफ लार्ज फॉर्च्यून्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों, बड़ा बड़ा मतलब जॉब्स हो, बड़े बड़ी इनकम हो, बहुत कम लोगों के पास, तो इसमें प्रॉब्लम है। वो मतलब गांधी जी ऐसा बोलते थे, वो उसके अगेंस्ट भी थे। बिकॉज ही प्रपोज टू फिक्स द डिसेंट मिनिमम लिविंग वेज एंड द लिमिट ऑफ हिस मिनिमम वेज शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मतलब कुछ काम कर रहा है तो उसका पेमेंट उतना दीजिए जितना कि खर्चा हो पाए। यानी आप समझो एक ब्रेड की कीमत मान लो 50 रुपये, और तुम जा रहे हो फैक्ट्री में काम करने, तुम्हारे महीने में जो तुमको पेमेंट मिल रहा है वो 100 है, तो आप क्या ब्रेड खरीद पाओगे क्या? एक दिन भी नहीं कर पाओगे। तो वही कह रहे कम से कम उतना तो दो। मान लो अगर आप किसी इंसान को 3,000 दे दोगे तो वो आराम से एक ब्रेड तो खरीद पाएगा। तो मतलब उतना पेमेंट देना है जितना वो यूज़ कर पाए। इतना भी नहीं देना है पेमेंट कि वो यूज़ ही ना कर पाए, तो उसका मतलब नहीं है, फिर मतलब नहीं है। तो वही चीज़ वो कहे तो इस चीज़ को ठीक करना है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड लेबर। गांधी जी रस्किन और टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित हुए थे। तो उनका मतलब क्या था, द मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड लाइवलीहुड बाई इट्स ओन लेबर। उनका मतलब ये था, देखो यहाँ पे और लिखा है कि इफ़ ऑल पीपल लेबर्ड फॉर देयर ब्रेड देयर वुड बी इनफ फूड एंड क्लोथिंग फॉर ऑल, देयर वुड बी हेल्थियर एंड हैप्पियर एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर फूड शॉर्टेज। ब्रेड एंड लेबर, गांधी जी ने कहा कि द मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड लाइवलीहुड बाय इट्स ओन लेबर। इफ ऑल द पीपल लेबर्ड फॉर द ब्रेड देयर वुड बी इनफ फूड एंड क्लोथ्स फॉर ऑल, देयर वुड बी हेल्थियर एंड हैप्पियर एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम्स, food shortage, no disease and no misery. He strongly believed that with the physical labor no one was entitled to get food. ठीक है, ही एडवाइज द रिच पीपल ऑल्सो टू डू द फिजिकल लेबर फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। देखो ब्रेड एंड लेबर का मतलब है आपको खाना तभी मिलना चाहिए जब आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपको अर्न करनी है अपने खाने पीने के लिए। तो इनका बोलने का सिंपल मतलब ये था कि एक इंसान को काम करना है खुद से, खुद के लिए, खुद का पेट भरने के लिए खुद से ही काम करना चाहिए। तभी वो कभी भी किसी पे बर्डन नहीं होगा, वो हेल्दियर रहेगा, हैप्पियर भी रहेगा, उसे इनफ फूड भी मिल पाएगा, जो चाहिए कपड़ा पहन पाएगा। ठीक है, और वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ से शुरुआत होगी इंडिपेंडेंस की, इकोनॉमिक स्वराज की। ठीक है, जब वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, अब वो खुद से काम करेगा, खुद को फीड करेगा, तो दिक्कत क्या है। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। तो वो कहते थे कि जो रिच पीपल हैं उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, और हर एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, चाहे वो रिच हो या वो ना हो, तभी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक स्वराज में बन पाएगा। ठीक है, तो इनके बोलने का मतलब ये था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर बेसिकली इनका क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज रियली मीन्स सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, only that person is capable of self-control who observes the rule of morality, does not cheat or give up truth, and does his duty to his parents, wife and children, servants and neighbors. Such a man can truly enjoy the Swaraj and nation enjoy स्वराज। बेसिकली क्या मतलब है कि स्वराज जो है, इंडिपेंडेंस है, वो तभी एक इंसान सेल्फ कंट्रोल जब तक नहीं रहेगा तब तक वो बराबरली उसे इंजॉय नहीं कर पाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए इंसान के लिए सबसे पहले मोरालिटी होनी चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, उसे गलत चीट नहीं करनी चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, और अपना काम जैसे जो पेरेंट्स के प्रति काम है, वाइफ के प्रति, फिर मैरिड, और चिल्ड्रन के प्रति, नेबर्स के प्रति, सर्वेंट्स के प्रति, मतलब सबसे बिहेवियर एक अच्छा रखना है। दूसरी बात सेल्फ कंट्रोल रखना है, तभी वो इन्जॉय कर पाएगा इंडिपेंडेंस को, और नेशन एन्जॉय स्वराज। ठीक है, तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो क्या इसमें कुछ 11 वोव्स दिए, मतलब 11 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें बताया गया है
कि एक इंसान कैसे इंडिपेंडेंसली मतलब इंडिपेंडेंट को एंजॉय कर पाएगा। इंडिपेंडेंस को एंजॉय तब भी कर पाएगा इंसान जब वो 11 वो उसको देखेगा। यहाँ से पूरा आप पढ़ सकते हो, ये पूरा आप याद करके लिख के आइएगा, ठीक है। ये इजी पड़ेगा आपके लिए और आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे इसमें। अब गांधी जी का जो स्वराज का मीनिंग में 3 पॉइंट्स हैं जो आपने लिख के आना है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो तो आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा उसे इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिख दो, ठीक है। 3 पॉइंट्स है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जैसे कि फ्रीडम इज़ प्राइमरली एन इंडिविजुअल नॉट ए कलेक्टिव क्वालिटी, मतलब कि फ्रीडम जो है वो एक इंसान से शुरू होती है, ना कि एक ग्रुप से, ठीक है। एक इंसान फ्री होगा अपने माइंडसेट से, अपने काम से, अपने पैसों से, इकोनॉमिक्स से, मतलब इकोनॉमिकली किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इमोशनली नहीं करेगा, खुद को समझेगा, सेल्फ कंट्रोल रखेगा, नॉन वायलेंस रखेगा, तब जाके वो खुद में इंडिविजुअल स्वराज होगा, तब जाके एक फ्रीडम होगी हर जगह से, ठीक है। तो उनका मतलब था कि इंडिविजुअल से फ्रीडम स्टार्ट होती है, ना कि एक ग्रुप से, ठीक है। सेकेंड उनका क्या मतलब है इंडिपेंडेंस में, उनका मतलब था कि इंडिपेंडेंस उसमें भी आती है जैसे सिविल लिबर्टीज़ में, स्पीचेस में, एसोसिएशंस में और रिलीजन में, मतलब ये इन सब में भी फ्री होना चाहिए इंसान को, तब जाके एक फ्रीडम आएगी। मतलब फ्रीडम हो उसके बाद भी आप अपने रिलीजन में कुछ दिक्कत हो रही है, आपको कुछ मतलब पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, ये नहीं करने दिया वो, तो ये सब भी दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हर जगह से इंसान फ्री होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को सही से कर पाएगा। थर्ड क्या है कि इट डिस्टिंग्विशेस, यानी कि अलग अलग चीज़ों को बताता है। कौन सी चीज़ों को? इनर यानी अंदर और बाहर के फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम को। अंदर का फॉर्म मतलब एंकरिंग एंड सस्टेनिंग आउटर फ्रीडम। इनर देखो, एक इंसान के इनर फ्रीडम मतलब स्पिरिचुअल फ्रीडम, और बाहर मतलब उससे बाहर, जैसे कि पैसे को लेकर समझ लो, तो वो काम करेगा, तो खुद से कमाएगा, खुद से खाएगा, तो वो एक आउट ऑफ फ्रीडम हो गया। इनर फ्रीडम मतलब नॉन वायलेंस, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, गुस्से को काबू करने की शक्ति है, तो ये सब चीज़ें सेल्फ कंट्रोल, ये सब इनर फ्रीडम है। तो एक इंसान मतलब स्वराज इंडिपेंडेंस तभी हो पाएगा जब इंसान फ्री होगा अपने में, उसके बाद मतलब कलेक्टिवली नहीं है, एक इंडिविजुअल फ्री होना लगेगा तब जाके। सेकंड, कुछ कुछ चीज़ों में फ्री होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, वो इनर फॉर्म्स के साथ साथ आउटर फॉर्म में फ्री होना चाहिए, तब जाके ही इंडिपेंडेंस का असली मज़ा हो पाएगा। नेक्स्ट है, एक बैलेंस होनी चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द सोशल रेजिस्टेंस। ठीक, कुछ पॉइंट्स आपने लिखनी है एक्सप्लेन करके के, तो आप नंबर आपको मिल जाएंगे। ही कॉन्स्टेंटली एम्फसाइज दैट द इनएक्टिव He constantly emphasized that the inactive and weak people would never be able to retain the freedom. उनका बोलने का मतलब था कि जो वीक पीपल होते हैं, जिनमें मतलब जैसे हार जाने वाली क्षमता होती है, वीकनेस होती है, कॉवर्डनेस होती है, धोखा देने वाली बात होती है, फियर होता है, वो कभी भी इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं हो पाएंगे। और ही टॉट, उन्होंने ये बताया कि इंडियंस द स्पिरिट ऑफ फियरलेसनेस। अगर तुम्हें सच में इंडिपेंडेंट होना है तो तुम्हें डर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ रेजिस्टेंस तब आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन तब आएगी, और सेल्फ सैक्रिफाइस रूटेड इन द नोशंस। तो ये सब तभी चीज़ें आएंगी जब ये सब चीज़ें खत्म होंगी, बॉन्डेज, ठीक है, ये सब बंद हो जाएगा तब। फ्रीडम इज़ रूटेड इन ह्यूमन नेचर। फ्रीडम एक इंसान का हक है, शुरुआत से ही है। ये बोलने का मतलब है सेल्फ एफर्ट अनकन्वर्सली any external threat to human freedom arises not from circumstances outside one's control but by recognizing out the weakness in the first place, which is why we consider self purification in internal to the concept of स्वराज। ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि शुरुआत जो ह्यूमन नेचर की है वो तभी से हो जाती है, मतलब शुरुआत में ही ह्यूमन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर चीज़ों को संभालने की ताकत अगर होती है तो अच्छी, नहीं होती तो वो धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लगता है। तो उसे वहीं से शुरू करना है, फियर को ख़त्म करना है, चीज़ों को संभालना सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तब जाके वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज में सही से बैठ पाएगा। तो बेसिकली स्वराज या सेल्फ कंट्रोल के बारे में क्या बताया गया है कि एक ह्यूमन कैसे सेल्फ कंट्रोल रहे, अपने गुस्से को काबू करे, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि गुस्से में रहेगा इंसान तो वो खुद भी डिपेंडेंट है, गुस्से पर डिपेंड है, राइट। लास्ट पॉइंट है कि गांधी टर्न द मॉरल टेबल्स। उन्होंने इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ करेज को, करेज बाय सस्टेनिंग दैट एग्रेशन जो होता है बेसिकली वो सेल्फ कंट्रोल, मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि वॉयलेंस जो होता है उसमें कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होती, इसलिए वॉयलेंस होता है, पर जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होगी वो नॉन वॉयलेंस
होगा। तो एक छोटा सा क्लोजअप ऐसे आप याद कर लो और अपने आंसर्स में एंडिंग में इसे लिख दो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आपने इसे कैसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक स्वराज आएगा तो आप इकोनॉमिक स्वराज में चारों पॉइंट्स बता दीजिए, विलेज डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद स्वदेशी एंड खादी, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये चारों पॉइंट बता दीजिएगा। विलेज में कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होगी, मैंने बताया आपको विलेज में तभी होगी जब पावर उधर तब आएगी जब लोग वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं वो। स्वदेशी खादी से शुरू करें, ठीक है, खुद का प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। ट्रस्टीशिप यानी पैसे की बात हो रही है तो पैसे मतलब जैसे कुछ लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, हर जगह मतलब बटे और जो लोग काम कर रहे हैं किसी के अंडर, सर्वेंट्स जैसे होते हैं ना, वर्कर्स, उन्हें प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए। जितने इनकम हो रही है या तो जितना एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से इनकम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।